नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ईरान से दो बड़ी और हैरान करने वाली खबरें आई। पहली, ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। दूसरी, ईरान ने आज अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एंट्री बैन कर दी। न्यूक्लियर साइट्स पर लगे IAEA के कैमरे हटा दिए और IAEA के अफसरों को इन साइट से दूर रहने को कहा। ईरान ने दावा किया कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिकी हमलों में नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद हो जाए। IAEA ने भी अपने असेसमेंट में कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान 3-4 महीनों में फिर से पुराने लेवल पर लौट सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ईरान के दावों को सफेद झूठ बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता। इसलिए ईरान अमेरिका से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सही वक्त पर फैसला करेंगे कि क्या करना है। ईरान किस आधार पर न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का दावा कर रहा है और किस आधार पर ट्रंप ईरान के दावे को हकीकत से दूर बता रहे हैं, ये आज समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको उस फतवे की डिटेल देता हूं जो ईरान के ग्रैंड मुफ्ती ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह ने जारी किया है। ईरान में इस्लामिक कानून लागू है। ग्रैंड आयतुल्लाह को फतवा का मतलब है ईरान का फतवा। चूंकि ईरान में शिया मुसलमानों का बहुमत है, इसलिए वहां के ग्रैंड मुफ्ती की जगह ग्रैंड आयतुल्लाह होते हैं और ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह हैं नासिर मकारिम शिराजी। आज नासिर मकारिम शिराजी ने जो फतवा जारी किया है, उसमें ट्रंप और नेतन्याहू को इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन करार दिया है। शिराजी ने अपने फतवे में दुनिया के सभी मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। ग्रैंड आयतुल्लाह ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक किया है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक सिखाएं। नासिर मकारिम शिराजी ने अपने फतवे में कहा, अगर कोई इंसान ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी देता है तो ये अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा जुर्म है। फतवे में कहा गया कि इस तरह की जुर्रत करने वाला शख्स हर मुसलमान का दुश्मन है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक ऐसा करने वालों को सजाए मौत दी जाती है, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह ने फतवे के जरिए इशारों में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने का फतवा जारी कर दिया। ये कहा, ऐसे दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो अपनी करतूतों पर पछताएं। उनको सबक सिखाने वाला मुजाहिदीन कहलाएगा और उस पर अल्लाह का करम होगा। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को जान से मारने की धमकी दी थी। ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह ने कहा, इस तरह की हरकत पाप है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह पाप किया है, इसलिए दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं और इन दोनों को सबक सिखाना हर मुसलमान का फर्ज है। एक तरफ ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया, दूसरी तरफ खबर आई कि अमेरिका और इजराइल के अटैक के 8 दिनों के भीतर ही ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया है। अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी मैक्सर ने ईरान के इस्फहान और फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें दोनों जगहों पर काफी एक्टिविटी देखी जा रही है। 29 जून को ली गई इन सैटेलाइट पिक्चर्स में फोर्दो प्लांट के पास एक नई सड़क दिखाई दी है। यह उसी हिस्से में बनाई गई है जहां अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम गिराए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो प्लांट की एंट्री पर बुलडोजर और एक्सकेवेटर देखे गए हैं। इसके अलावा फोर्दो में
काफ़ी कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कर्मचारी भी एक्टिव दिखाई दिए। ईरान के फोर्दो और इस्फान के परमाणु केंद्रों पर इजराइल ने कई बार बमबारी की थी। अमेरिका ने भी 22 जून को सुबह सुबह ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फान पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से 30 टोमाहॉक मिसाइल भी फायर की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया था कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया है, उसका नामो निशान मिट गया है। लेकिन अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस की इनिशियल रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। इसके बाद से ईरान के 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर सवाल उठने लगे थे। आखिर वो यूरेनियम गया तो गया कहां? अमेरिकी अटैक में वो यूरेनियम नष्ट हुआ या नहीं? कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ये 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम फोर्दो न्यूक्लियर साइट से निकालकर कहीं और पहुंचा दिया था और छुपा दिया। और अब एक बार फिर से फोर्दो की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फिर कहा ईरान के दावे झूठे हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि हकीकत यह है कि अब ईरान कई साल तक परमाणु बम बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। So Iran wants to meet. As you know, their sites were obliterated. They're very evil nuclear sites. They were now has been proven that we finished them off. That was a very evil intention. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear and they never got it together. And nothing was moved from the site, by the way. To do that is very dangerous. It's very, very heavy material. Those cars were most likely the cars of masons because they were pouring concrete at the top, at the hatch, as you know, the hatch going into the nuclear site. They wanted to reinforce it, and they had some masons there pouring concrete. By the way, that concrete was obliterated. It hit exactly at the concrete. It was, I don't think it had a chance to dry. But everything's down there. It's under millions of tons of rock. प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी डिटेल बता दी कैसे तबाही की, लेकिन ईरान ने अपने यहां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एंट्री पर बैन लगा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा इजराइल और अमेरिका के हमले से उनकी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वो IAEA के इंस्पेक्टर्स की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। अब्बास अरागची ने कहा ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर लगे IAEA के कैमरे भी हटा दिए हैं और फिलहाल ईरान का अमेरिका से बात करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है और ये गंभीर है, लेकिन IAEA के निरीक्षकों को यहां आने और सटीक जानकारी लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फैसला अभी नहीं लिया गया है। अभी अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मैं ये बात खुलकर कह सकता हूं कि अभी मुलाकात का कोई वक्त तय नहीं हुआ है, कोई वादा नहीं किया गया है और हमने तो अब तक बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की है। नेतन्याहू के खिलाफ तो फतवे जारी होते रहते हैं। ट्रंप के बारे में किसी ग्रैंड आयतुल्ला ने इस तरह का फतवा पहली बार जारी किया है, लेकिन ट्रंप को इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में रहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि खामेनेई भी एक अजीब आदमी है, मैंने उन्हें एक भयानक मौत से बचाया और उन्होंने थैंक यू ट्रंप तक नहीं कहा। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो ईरान पर लगे सैंक्शन को हटवाने की कोशिश में लगा था और ईरान मुझे गालियां देने में लग गया। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, धमकी देने में देर नहीं लगाते। उन्होंने साफ साफ कहा अगर तेहरान ने फिर से यूरेनियम इकट्ठा किया तो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट पर फिर से बम बरसाएंगे। ट्रंप की बातों का मतलब बड़ा साफ है, ईरान चुपचाप उनसे नेगोशिएट करने के टेबल पर आ जाए वरना अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ट्रेडर हैं और सिर्फ सौदे की भाषा समझते हैं। एक और सौदागर हैं
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो सिर्फ दहशतगर्दों के साथ सौदा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आसिम मुनीर ने आज एक बार फिर कश्मीर में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की बात कही, इस्लाम, कुरान और मुजाहिदीन की बात की। आसिम मुनीर ने 15 अप्रैल को हिंदू मुसलमान का फर्क बताया था, कश्मीर में आतंकवादियों के सपोर्ट की बात कही थी। उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अब फिर आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आसिम मुनीर के दिमाग में फिर से कोई साजिश चल रही है, फिर से कोई नया फितूर आया है। हो सकता है पाकिस्तान की बुरी निगाह अमरनाथ यात्रा पर हो। पाकिस्तान नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि वो कश्मीर में जिहादियों को सपोर्ट देकर अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। मुनीर ने होली कुरान की आयतों का हवाला देकर आतंकवादियों को हर तरह के सपोर्ट का वादा किया। आसिम मुनीर ने कहा, भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो असल में कश्मीरियों की जायज जंग है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उसे पहले भी सपोर्ट करता था, आगे भी करता रहेगा। On such occasions, we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international convention. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. आतंकवादियों को सपोर्ट देने का जुर्म कबूल करने के बाद आसिम मुनीर ने रंग बदला। कहा, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन भारत ये जंग कामयाब नहीं होने देता। The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. I recall here the verse 249 from the Surah Al-Baqarah, which I had recited while addressing the passing out parade at Pakistan Military Academy. Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. And the translation is, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah, and Allah is with the steadfast. Ladies and gentlemen, our national spirit has only been further strengthened many folds in adversity. Therefore, let it be known to all inimical forces who harbor nefarious designs against Pakistan, we are ever ready in our resolve to defend our motherland at all cost. It is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. Our adversities have only made us emerge stronger. We will take our fight against terrorism to its logical conclusion and get rid of this menace in all its forms and manifestations. जो लोग पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, उन्हें जनरल मुनीर की बहकी बहकी बातें जरूर सुननी चाहिए। मुनीर और उनकी फौज कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधे नहीं होगी। अभी भारत की फौज से इतनी मार खाई है, लेकिन वो फिर कश्मीर की बातें करने लगे। अभी तो मुनीर की फौज के जख्म सूखे भी नहीं हैं और वो जंग की बात करने लगे। अभी तो पाकिस्तान के एयरबेसेस की मरम्मत भी नहीं हुई है और वो हवा में उड़ने लगे। अभी तो मुनीर को इंसानियत के खिलाफ उनके गुनाह की सजा भी नहीं मिली है, लेकिन वो अल्लाह के नाम पर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की बात करने लगे। जनरल मुनीर की दुकान झूठ बेचकर चलती है। फील्ड मार्शल सोचते हैं कि उनकी वर्दी शेखी बघारने से चमकती है। बस उन्हें इतना याद रखना चाहिए कि भारत ने साफ कह दिया है, अब दहशतगर्दी की किसी भी हरकत को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान के किसी भी कोने में मार कर सकती हैं।
इस बार हिमाकत की तो न तो एटम बम की धमकी चलेगी और न ही अमेरिका के सामने उनकी कोई अर्जी लगेगी। अब बात करते हैं बंगाल की। कोलकाता लॉ कॉलेज में स्टूडेंट के साथ रेप के केस को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी में घमासान मच गया है। आज तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी को शो कॉज नोटिस दिए। कल्याण बनर्जी ने कहा था, कॉलेज में अगर कोई लड़का अपनी दोस्त का रेप कर दे तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस हर कॉलेज में तैनात तो नहीं की जा सकती। कल्याण बनर्जी के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग किया। इस शर्मनाक बयान को कल्याण बनर्जी की निजी राय बताया गया और 3 दिन के भीतर उनसे जवाब देने को कहा गया। तृणमूल कांग्रेस के शो कॉज नोटिस को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया और लिखा कि तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों से अलग है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, इस तरह का बयान देता है तो पार्टी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेती है। महुआ मोइत्रा का यह ट्वीट कल्याण बनर्जी को नागवार गुजरा। उन्होंने तुरंत महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, महुआ पर पर्सनल अटैक किए। कल्याण बनर्जी ने कहा, महुआ हनीमून के बाद स्वदेश लौटी हैं, एक परिवार को तोड़कर 65 साल के बुजुर्ग से शादी की है और महुआ दूसरों को लेक्चर दे रही हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा, महुआ सबसे बड़ी महिला विरोधी हैं, वो तो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करने और पैसा कमाने के लिए राजनीति में आई हैं। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? She is saying আমি anti. She is a person who always against all women leader of our constituency. All women leaders. She will not allow to work anyone. Anti-woman, she has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. This is Mahua Moitro. This is Mahua Moitro. Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitro. She knows only her future. She knows how to make money. Nothing more than that. নারীদের দেশে আমি নারীদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। এটা আমার কনস্টিটিউশন কেন সারা পশ্চিম বাংলা জানে। আমি একটি নারী হেটার। দ্যাট ইজ মহুয়া মৈত্র। I hate her. महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी का झगड़ा सड़क पर आया तो बीजेपी को अच्छा खासा मौका मिला। सुकांत मजूमदार ने कहा, कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा के बारे में बयानबाजी की है वो महिलाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता का सबूत है। सुकांत मजूमदार ने कहा, अगर ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी की सांसद को नहीं बचा पा रही तो बंगाल के महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकती हैं? जहां जिस पार्टी में कुणाल घोष जी है वहां पे ही एक एमपी दूसरे एक महिला एमपी के ऊपर जिस तरीके का लांछन लगा रही है तो क्या सेफेस्ट है? अपनी पार्टी ही सेफेस्ट नहीं है उनकी। कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से महुआ मोइत्रो के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए महिला मित्रों को जिस तरीके की बात की वो तो एंटी वुमेन बात है। हाँ, तो और आपस में जिस तरीके से लड़ रही है और एक महिला के साथ जिस तरीके से अपनी पार्टी के ही महिला के साथ लड़ रही है तो महिला तो उसकी पार्टी उनकी पार्टी में ही सेफ नहीं है, तो बाकी बंगाल तो छोड़ ही दीजिए। मदन दा अभी इस राज्य के बहुत सीनियर लीडर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तृणमूल पार्टी ही ऐसी है कि इनमें बहुत सारे ऐसे जोकर पॉलिटिकल जोकर्स जो है, इन पॉलिटिकल जोकर्स को रखा गया है जो बीच बीच में ये तो अनसेटिस्फाइड आत्मा है, तो बीच बीच में मंत्री नहीं बन पाए, बीच बीच में ऐसे उनकी व्यथा चली जाती है, तो बीच बीच में अपनी पार्टी को ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, ये लेटर भेजेगा क्या फर्क पड़ेगा, वो आंसर थोड़ी ही देने वाला है। कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की वजह से ममता बनर्जी को बड़ी एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही है।
तृणमूल सरकार पहले ही गैंगरेप की घटनाओं को लेकर घिरी हुई है। उस पर से इन नेताओं के बयानों ने ममता की परेशानियां और बढ़ा दी। कल्याण बनर्जी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने मदन मित्रा को भी शो कॉज नोटिस दिया है। मदन मित्रा को वो बयान मैं आपको सुनवा देता हूं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों को पास, जे अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, दो सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो ही हैड टेकन द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन हमारा पार्टी इस तरह काम को कभी रियायत नहीं करते हैं। आप सोचिए कितनी घटिया बात कही है मदन मित्रा ने। जिस लड़की के साथ अनाचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसको ही दोषी ठहरा दिया कि वो रात में क्यों गई, छुट्टी वाले दिन क्यों गई। इस तरह के बयानों पर कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा दोनों से जवाब मांगा गया है। नोटिस मिलने के बाद कल्याण बनर्जी तो भड़क गए, लेकिन मदन मित्रा का रुख बदल गया। मदन मित्रा ने कहा अभी तक उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है, जब नोटिस मिलेगा तो जवाब देंगे। मदन मित्रा ने कहा अब वो पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। मेरा तो कुछ मिला नहीं, जब दल मिलेंगे कोई खत आएगा तो जरूर, ये तो हमारा पार्टी का बात है। आई विल टॉक इनसाइड, नॉट टू द प्रेस। वो हमारा पार्टी बताएगा, पार्टी छोड़ के कोई बात नहीं है। I don't like to make any public statement. Whatever has to be said, the statement will be made by the party leadership. एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बयान, दूसरी तरफ गैंगरेप की घटना के आरोप और उन आरोपियों से पार्टी का कनेक्शन, और फिर पार्टी के नेताओं की बयानबाजी। इन सारी बातों से ममता बनर्जी पर प्रेशर तो दिखाई दे रहा है। रेप की जघन्य वारदात की जांच के लिए कल 5 मेंबर्स की जो एसआईटी बनाई गई थी, आज इसमें 4 अफसरों को बढ़ा दिया गया। अब 9 अधिकारियों की टीम इस मामले की जांच करेगी। कोलकाता पुलिस ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को रिकवर कर लिया है। पता चला है कि इसमें आरोपी पीड़ित लड़की को घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज विक्टिम के दूसरे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। इस टेस्ट में पीड़ित लड़की के गले और सीने पर चोट के निशान हैं। प्राइवेट पार्ट्स में भी जख्म की बात कही गई है। इस वारदात के खिलाफ पूरे बंगाल में जबरदस्त नाराजगी है। कोलकाता लॉ कॉलेज का छात्र भी अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के सामने स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स और दूसरे लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं सब मिलकर प्रोटेस्ट करने के लिए आए। इनके साथ कई वकील भी थे। स्टूडेंट्स पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने के अलावा कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। बीजेपी की 4 सदस्यों वाली फैक्ट फाइंडिंग टीम भी आज कोलकाता पहुंच गई। इस टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, त्रिपुरा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिप्लब देब और राज्यसभा सांसद मदन मिश्रा शामिल हैं। बीजेपी की टीम सबसे पहले साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में जाना चाहती थी, जहां छात्रा के साथ रेप की वारदात हुई थी, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेताओं को कॉलेज में घुसने नहीं दिया। फिर नोकझोंक हुई। काफी मशक्कत के बाद टीम को कॉलेज के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद बीजेपी के नेता कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा से मिले। टीम में शामिल सांसद मदन मिश्रा ने आरोप लगाया कि टीम विक्टिम के परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें छिपा दिया गया। ये ठीक नहीं है। और इसके बाद सत्यपाल सिंह ने बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आरजी कर की घटना और फिर लॉ कॉलेज गैंगरेप
बंगाल में क्राइम अगेंस्ट विमेन का पैटर्न बताता है। यहां महिलाएं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिछले साल आपको मालूम है आरजी कॉलेज में क्या घटना घटी, उससे लगता है एक विशेष पैटर्न बन रहा है। विशेष पैटर्न ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की जा रही। आज हमारी टीम कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। उन्होंने हम लोगों को यह एश्योर किया है कि इस केस के अंदर कठिनतम से अधिक सजा इस केस में दिलवाई जाएगी। दो बातें जो हमारे सामने आई है, एक तो ये, जिस व्यक्ति के खिलाफ 2013 से लेकर के 2011 से 4 केस रजिस्टर हो चुके हैं, 4 बार जो आदमी गिरफ्तार हो चुका है, जो टीएमसी के छात्र परिषद का सदस्य रहा है या अभी भी है, ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ 4 केस हुए हों, ऐसे आदमी को लॉ कॉलेज के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे मिलता है? वहां पर जो है ज्यादातर जो परमानेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको भरा नहीं जाता है, ताकि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर उनको नौकरी दी जा सके। और ऐसे लोगों को जब नौकरी दी जाती है उसका परिणाम आप लोग हम देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के दौरे पर तृणमूल कांग्रेस ने ऐतराज जताया। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, बीजेपी हर मामले में सियासत करती है। ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। 12 घंटे के भीतर सभी आरोपी पकड़ लिए गए। इसके बाद भी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का क्या मतलब? शशि पांजा ने कहा, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में जब रेप जैसी घटना होती है तो यही नेता तरह तरह से उसको डिफेंड करते हैं। ऑपोजिशन लीडर को वहां जाने नहीं दिया जाता, लेकिन बंगाल में लोकतंत्र बचा हुआ है, इसीलिए बीजेपी की टीम आराम से बंगाल में घूम रही है। ये फैक्ट फाइंडिंग जो टीम आई है ये बीजेपी के लोग हैं, तो हम लोग उनसे यही आवेदन करेंगे कि आप बीजेपी का वो राजनीतिक चश्मा पहन के फैक्ट फाइंडिंग अगर करेंगे तो सबको मालूम है आप लोग क्या बताने वाले। हम यही कहते हैं कि एक सिलेक्टिव तरीके से अगर सभी कोई बात करे तो ये गलत होगा कि सारे भारतवर्ष में भी सचमुच आपको कहीं भी महिला तो महिला ही है, तो हमारी माँ बहन कोई है जिसके ऊपर ये यौन अत्याचार हो रहा है, तो ये पूरे भारतवर्ष में बंद होना चाहिए, ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। और ये विभिन्न कमीशन जो जाते हैं सब राज्यों में जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि भारत में हर राज्य जो है तक पहुंचते नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ वहीं पहुंचेगी जहां विपक्ष की सरकार है, बंगाल की सरकार बंगाल में पहुंच जाती है। ये मिलाइन करने वाली बात जो है वो गलत है, और राजनीतिक फायदा और मुद्दा बनाना ये तो और भी गलत है। कार्तिक महाराज तो यहीं पे है, उनके विरुद्ध इतना कंप्लेंट है, वहां तक क्यों नहीं पहुंचेंगे? ये लोग मणिपुर में क्यों नहीं पहुंचे? कुछ दिन पहले बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, क्यों नहीं पहुंचते? कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ममता बनर्जी ने पिछले साल मेडिकल कॉलेज में छात्रा का साथ बलात्कार और हत्या के केस से सबक सीखा। इस बार लॉ कॉलेज के गुनहगारों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया। 12 घंटे में उन्हें पकड़ लिया गया। इस बात की परवाह नहीं की गई कि तीनों आरोपियों के तार तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन ममता के सामने अब एक बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी में उठने वाली आवाजों पर काबू करना। कल्याण बनर्जी बेलगाम हैं। पहले उन्होंने विक्टिम पर आरोप लगाया कि लड़की कॉलेज बंद होने के बाद वहां क्यों गई। इस शर्मनाक बयान पर जब महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए तो उन्होंने महुआ की शादी और हनीमून पर प्रश्न खड़े कर दिए। सवाल है कि कल्याण बनर्जी को कौन हवा दे रहा है? बंगाल की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, यह संगीन मामला है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता इस तरह के बेसिर पैर के बयान देते रहे तो इसका नुकसान ममता बनर्जी को होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का आदेश वापस ले लिया। उद्धव ठाकरे ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर इस इशू पर 5 जुलाई को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन सरकार ने आदेश वापस ले लिया। अब
आंदोलन तो नहीं हो सकता, इसलिए अब 5 जुलाई को जॉइंट रैली होगी। उद्धव और राज मिलकर विजय जुलूस निकालेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदी को कंपलसरी बनाने के मुद्दे पर जिस तरह मराठी मानुष एकजुट हुए, उससे बीजेपी सरकार डर गई, इसलिए यह आदेश वापस लेना पड़ा। राज ठाकरे ने भी कंफर्म किया कि उनके पास आज संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने संजय राउत से कहा कि 5 जुलाई को उद्धव के साथ उनका प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। यह कार्यक्रम सिर्फ मराठी के मुद्दे पर होगा। राज ठाकरे ने कहा कि तारीख का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब बदले हुए हालात में प्रोग्राम कहां होगा, इसका फैसला वो खुद करेंगे। इसलिए उद्धव की शिवसेना अभी कार्यक्रम की जगह का ऐलान न करे। कल सरकार के फैसला रद्द करने के बाद मुझे संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा अब आगे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि अब मोर्चा तो रद्द ही करना होगा। उन्होंने कहा क्या हम 5 जुलाई को विजय सभा कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा 5 जुलाई को विजय उत्सव सभा करेंगे, पर अभी आप सभा की जगह मत घोषित कीजिए। मुझे अपने नेताओं के साथ बात करनी होगी, उनसे बात कर ही हम कुछ तय करेंगे। विजय सभा तो होगी, पर आप इसमें राजनीतिक बैनर मत लगाइए। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी, गैर राजनीतिक सभा होगी, क्योंकि मराठी मानुष की एकता की जीत हुई है। ये मराठी की जीत है। सभा कहां होगी ये हम आपको बताएंगे। चुनाव आते जाते हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, पर मराठी टिकनी चाहिए। जब चुनाव आएगा तो गठबंधन पर सोचेंगे, लेकिन मराठी का बचना जरूरी है। भाषा रही तो संस्कृति भी बची रहेगी। जब भाषा ही खत्म हो जाएगी तो फिर गठबंधन का क्या फायदा। उद्या 30 जर मुळाशी गेली ना। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने दावा किया कि सरकार उनके प्रेशर में झुक गई, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा उनकी सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकारी आदेश को वापस लेने का फैसला लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। अब इस मुद्दे पर विचार के लिए कमेटी बना दी गई है जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा वैसे उद्धव को नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सरकार के वक्त ही तीसरी भाषा के मुद्दे पर समिति बनाई गई थी। उद्धव की कैबिनेट ने ही इसे मंजूरी दी थी, लेकिन अब उद्धव अपनी बात से पलट रहे हैं, इसलिए पलटू राम तो उद्धव ठाकरे हुए। ये झुकने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को कोई झुका नहीं सकता। ये जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। इसलिए जब कई लोगों ने इस पर संदेह व्यक्त किया कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय विद्यार्थियों के हित का है या नहीं है, तो हमने एक कमेटी तैयार की है। कमेटी तय करेगी निर्णय हित का है या नहीं है। अगर है तो किस प्रकार से है, नहीं है तो किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। बाकी इनको छोटी मोटी चीजों में अगर जीत का एहसास मिलता है तो लेने दीजिए, चुनाव में तो हारते ही है। उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने के बारे में पूछा गया। फडणवीस का जवाब भी सुन लीजिए। 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने जन भावनाओं को समझा, हवा के रुख को देखकर सरकारी आदेश वापस ले लिया। क्योंकि सही है कि हिंदी को ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाने के आदेश को उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा के खिलाफ बताकर इसे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया था। बीएमसी के चुनाव में इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता था। जहां तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के फिर साथ आने का सवाल है,
तो पिछले 4 साल में उद्धव ठाकरे सियासी मोर्चे पर कई बार फेल हुए हैं। सरकार चली गई, पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया, पार्टी हाथ से निकल गई, अब ले देकर बीएमसी बची है। उद्धव ठाकरे यह आखिरी किला बचाना चाहते हैं और राज ठाकरे भी अपनी पार्टी बनाकर कुछ खास नहीं कर पाए, इसलिए एक दूसरे के साथ की जरूरत तो दोनों को है। बस एक मौके का इंतजार था। मराठी भाषा के मुद्दे ने यह मौका दे दिया, जिसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने लपक लिया। अब 5 जुलाई को अगर दोनों बीएमसी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान कर दें तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। आज तेज प्रताप ने फिर बड़ा कारनामा कर दिया। जिस लड़की के साथ अफेयर के चक्कर में उन्हें घर और पार्टी से निकाला गया, आज सीना तानकर तेज प्रताप फिर उसी लड़की के घर पहुंच गए। आज सुबह 9 बजे तेज प्रताप यादव मोटर बाइक पर सवार होकर अनुष्का यादव के घर पहुंचे। शाम 4 बजे तक वहां रहे, इसके बाद गाड़ी मंगवाई और वहां से निकल गए। क्योंकि तेज प्रताप यादव बाइक पर आए थे, लोगों ने देखा था, खबर फैल चुकी थी, कैमरे पहुंच चुके थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने छुपने या छुपाने की कोशिश नहीं की। बाहर निकले तो कैमरे देखकर मुस्कुराए, हंसकर कहा इस फैमिली से उनका पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए मिलने आए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद हमारे संवाददाता पवन नारा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए तेज प्रताप ने माना कि अनुष्का के साथ उनके ट्विटर अकाउंट से जो तस्वीरें पोस्ट हुई थी वो उन्होंने ही की थी, उनका अकाउंट हैक नहीं हुआ था। तेज प्रताप ने कहा उन्हें प्यार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। प्रेम तो सब करते हैं, उन्होंने प्रेम किया तो कौन सा गुनाह किया। जो चीज बीत गई हैं उन चीज़ों पर अभी हम कुछ फोकस नहीं करना चाहते हैं। मेरा ही पोस्ट था, हमने ही डाला था उस पोस्ट को, लेकिन अब उन चीज़ों पे मेरा अभी ध्यान नहीं है। हमें अभी काम करना है, जो चुनाव आने वाला उस पर फोकस करना है हमको। उसमें आपने ट्वीट भी किया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। हाँ, वो मैंने डाला था, वो पोस्ट हुआ था हमारे आईडी से, लेकिन उन चीज़ों पे अभी फोकस मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो पोस्ट वाजिब था, तस्वीरें जो थी सही थी, तो सब लोग ने देखा है पोस्ट क्या था नहीं था। क्या आपको लगता है कि आपको प्रेम करने की कीमत चुकानी पड़ी? प्रेम सब लोग करता है, प्रेम आप भी करते होंगे, सब लोग करते हैं प्रेम। किसका क्या कीमत चुकाना पड़ा है? तो प्रेम किया तो कोई गलत नहीं किया, प्रेम किया तो किया, प्रेम किया तो किया, कोई गलत तो नहीं किया। प्रेम सब लोग करते हैं। बिहार में चुनाव का माहौल है और तेज प्रताप प्रेम के चक्कर में लालू यादव के लिए मुसीबत बन गए हैं। इसलिए लालू ने बिना देर किए तेज प्रताप को घर और पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन आज तेज प्रताप ने दावा किया कि वो असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे। पवन नारायण ने पूछा पार्टी से तो वो बाहर हैं, फिर टिकट कैसे मिलेगा? तो तेज प्रताप ने कहा देखते जाइए, सब हो जाएगा, जनता ही आरजेडी में उनकी वापसी कराएगी। सबसे पहले अपने दल और पिताजी को सर्वोपरि हम मानते हैं और उनके सारे निर्देशों का हम तहे दिल से हम स्वागत करने का काम करते हैं। और जिस तरीके से ये प्रकलन हुआ हमारे साथ, कौन जयचंद थे, कौन क्या थे, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हम एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं और इसमें हम आगे निकल चुके हैं और आगे हम काम करना चाहते हैं। इस बार भी जो चुनाव आ रहा है उसमें फाइट किया जाएगा, लड़ा जाएगा, उसमें चुनाव जीता जाएगा। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप पार्टी में तो है नहीं, क्या निर्दलीय लड़ेंगे? किस नहीं 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 नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी पार्टी में रहता है तो भी नहीं रहता है तो भी। जो अगर किसी को अगर दिल से लाइक कर रहा हो, जो दिल से मान रहा हो उसको, वो तो हमेशा उसके दिल में रहेगा। तो दिल से कोई किसी को कैसे बाहर कर सकता है? लेकिन सिंबल से तो बाहर कर सकता है। सिंबल का क्या होगा? सिंबल भी आ जाएगा। कैसे? कैसे नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? मना लेंगे आप? धीरे धीरे सब लोग मान जाते हैं। अच्छा, कुछ समय के लिए लोग सोचे होंगे
कि इनको दल से और पार्टी से बाहर कर लें तब मेरा पापड़ बेला जाएगा, तो उस पापड़ में वो लोग फंस चुके हैं। जनता को लेके जाएगी ना, कहाँ लेके जाएगी? जहाँ से आए वहीं लेके जाएगी जनता। अच्छा, आरजेडी में लेके जाएगी जनता लेके जाएगी। तो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या आरजेडी के सिंबल पर मना लेंगे पिताजी को? उस समय सिचुएशन जो होगा देखा जाएगा। तो आप जनता के रास्ते से वापस पार्टी में आएंगे? एकदम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। नए तरीके से काम होगा। हम जमीन से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए सब हमको टारगेट करता है। वो सब भूल गया है, वो सब जानता है कि असली लालू यादव यही है, जमीन से नीचे वाला धरातल को उठाने का ही काम करता है। तेज प्रताप की बात तो सही है कि प्यार किया, इकरार किया, इसमें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन सवाल ये कि वो अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो फिर उन्होंने चंद्रिका राय की बेटी से शादी क्यों की, ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं। तेज प्रताप प्यार की बात कर रहे हैं और लालू यादव पर जानबूझकर तेज प्रताप की शादी दूसरी लड़की से कराने का इल्ज़ाम लग रहा है। इससे चुनाव में नुकसान हो सकता था। लालू यादव अनुभवी हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं, बिना देर किए तेज प्रताप को घर और पार्टी से निकाला। लेकिन तेज प्रताप मानने वाले नहीं हैं। अब वो दावा कर रहे हैं कि पापा मम्मी से बात होती रहती है, लालू की विरासत के असली हकदार वही हैं और आरजेडी के टिकट पर वो चुनाव भी लड़ेंगे। अब तेज प्रताप के दावों पर लालू और तेजस्वी लोग सवाल पूछेंगे, उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा और इलेक्शन के समय ये मुश्किल और बढ़ जाएगी। हालांकि तेजस्वी यादव अब तेज प्रताप के बयानों को पीछे छोड़कर अपने काम में लग गए हैं। तेज प्रताप के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस चुनावी रणनीति पर है। तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार के मुसलमानों से वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में किसी कीमत पर वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे। बिहार में मुस्लिम संगठन इमारत शरिया के बैनर तले वक्फ एक्ट के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। पटना में हुए इमारत शरिया के प्रोग्राम में तेजस्वी ने कहा उनकी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी पार्टी मुसलमानों के हक की हिफाजत करेगी। आप लोगों के अधिकार और आप लोगों के साथ हमारी पूरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और तेजस्वी आप सब लोगों के साथ खड़ा है। जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अब मैं आपको तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी का रिएक्शन बताता हूं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि उनके मन में संविधान के प्रति कितना सम्मान है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी का समाजवाद असल में नमाजवाद है और वो बाबा साहब के संविधान को मौलवी की स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 50 साल पहले भी सियासत के तराजू पर तौलकर संविधान का सम्मान कितना करना है और कितना कूड़ेदान में फेंकना है वो तय किया था। 50 साल बाद उसी पटना के उसी गांधी मैदान पे वो सियासत की बिसात बिछाई जा रही है कि एक बार फिर संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर उसे कूड़ेदान में फेंक देना है।
इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं, जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं, जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। वैसे वक्फ एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, ये कानून पूरे देश में लागू होगा। इसलिए तेजस्वी का यह कहना कि अगर सरकार बनी तो वक्फ एक्ट को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सिर्फ चुनावी शिगुफा है। बिहार में 18% मुस्लिम वोट हैं और तेजस्वी की नज़र इसी वोट बैंक पर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में कथावाचकों की पिटाई को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें आज अखिलेश यादव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी लपेट लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा में जिन कथावाचकों की पिटाई की गई थी, उससे जाति संघर्ष शुरू हो सकता था। उन्होंने लखनऊ में कथावाचकों का सम्मान करके जातियों के नाम पर लगी आग में पानी डाला था। हालांकि इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने कहा, इटावा जैसी घटना बड़े बड़े कथावाचकों के कारण होती है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक अपने प्रोग्राम की भारी भरकम फीस लेते हैं। कथा सुनाने के लिए अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं। इसीलिए लोग सस्ते में कथा सुनाने वालों को उनकी जाति के बारे में जानते हुए भी बुलाते हैं और कभी कभी इटावा जैसी घटना हो जाती है। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए, वो हमारे समाज के। विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। हम कभी समाजवादी लोग जातिवादी नहीं हो सकते, लेकिन हम पीढ़ीवादी हैं थोड़े, और भारतीय जनता पार्टी जितना कहेगी हम उतना पीढ़ीवादी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जितना प्लांट करेगी हमारे खिलाफ, हम उतने ही पीढ़ीवादी हैं, बस याद रखें वो लोग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिलेश को जवाब देने में देर नहीं की। मुंबई के कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने कहा, कुछ लोग हिंदुओं को जातियों में बांटने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि इटावा में कथावाचकों की पिटाई को धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बताया था और फिर यह भी कहा कि किसी को अपनी जाति छुपाकर कथा नहीं करनी चाहिए, कि भगवान के साथ फ्रॉड है। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, यह बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी यह कार्य किया ठीक नहीं किया।
हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, दिनेश शास्त्री ने कथावाचकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर सही राय दी, दुख व्यक्त किया, नाराजगी जताई। फिर भी दिनेश शास्त्री की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल पूछे गए, वो कितना चार्ज करते हैं इसको लेकर सवाल पूछे गए। दिनेश शास्त्री तो पूरा प्लान बताकर विदेशों में जाकर कथा करते हैं, जो दक्षिणा मिलती है उसका पूरा हिसाब किताब देते हैं। लेकिन कभी कभी उन नेताओं से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो चुपचाप बिना किसी को बताए विदेश जाते हैं, क्या करते हैं ये छुपाते हैं, किससे चंदा लेते हैं किसी को नहीं बताते। कभी कभी उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए। चलते चलते काम की बात आपको बता दूं, कल मंगलवार 1 जुलाई से भारतीय रेल में कई बड़े बदलाव होंगे। कल से रेल के किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि जनरल क्लास में 500 किलोमीटर तक यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 501 से 1500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, जबकि 2500 किलोमीटर तक 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। 2500 1 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक 15 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। एक अच्छा बदलाव यह होगा कि अब लंबी दूरों की ट्रेन के लिए रिजर्वेशन का चार्ट 8 घंटे पहले ही बना दिया जाएगा। अब तक रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन की रवानगी से 4 घंटे पहले बनता था, लेकिन अब 8 घंटे पहले यह चार्ट तैयार हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही जिन ट्रेन का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा। इसका फायदा यह होगा कि जिन यात्रियों की रिजर्वेशन टिकट कंफर्म नहीं हो पाई है, उन्हें 8 घंटे पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी, जिससे वो दूसरा प्लान कर सकें, इंतजाम कर सकें। इसके अलावा तत्काल टिकट वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कल से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा। बुकिंग शुरू होने के बाद पहले 10 मिनट तक सिर्फ आधार लिंक्ड यूजर्स के टिकट ही बुक हो पाएंगे। इस दौरान ट्रैवल एजेंट टिकट बुक नहीं करा सकेंगे। IRCTC के लॉगिन अकाउंट को आधार से जोड़ना एक अच्छा फैसला है। आम लोगों को आसानी से टिकट मिल सकेगा, क्योंकि अब तक तो ये होता था कि तत्काल की बुकिंग शुरू होती थी, कुछ ही मिनटों में सारे टिकट बुक हो जाते थे। ज़्यादातर टिकट ट्रैवल एजेंट्स खरीद लेते थे और फिर उन्हें बाद में ब्लैक में बेचते थे। अकाउंट को आधार से लिंक करने से ये फर्जी काम बंद हो जाएगा।